Morning 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on this chapter number 4 of history, thinkers, beliefs and buildings. And we were talking about the major cultural development that occurred around 600 BCE to 600 CE. We have covered the major part of the chapter. We have studied about Buddhism, Jainism, stupas, cultures, few more thinkers and ideologies, and many things related to it. Now we will study about few new religious traditions that were coming up. Okay, some of them are obviously related to Buddhism and others are differently, you can say, related to other religions. So उससे related अपने देख लेते हैं. So when we start with this topic, that is new religion tradition, we'll first see the development of Mahayana Buddhism. Within Buddhism, certain changes are being seen. Around 1st century CE के around we see कि evidences हैं कि जो Buddhist ideas और practices है उनमें कुछ changes आने लगे. पहले जो Buddhist teaching थी वो importance देती थी कि आप अपने आप self effort करो, meditation करो, ये करो, follow certain rules, monks and bhikkhus, bhikkhunis bano, and then finally you achieve Nibbana. You attain salvation. And human being was regarded Buddha was regarded as human being. ऐसे बोला जाता था वो human being है जिन्होंने enlightenment attain कर लिया और निबाना उन्होंने salvation जो है अपने efforts के through की थी. So यही तरीका है according to initial जो Buddhism preach करता था. और इसमें यही फोकस किया जाता था कि आप ही हो जो खुद को salvation दिला सकते हो. But धीरे धीरे हम देखेंगे एक आइडिया थोड़ा चेंज हो गया. आइडिया हो गया है लुकिंग एट बुद्धा एज अ सेवियर. इट इज बिलीव्ड दैट he was the one who could ensure salvation. तो ये जो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बुद्धा है वो ही आपको salvation तक लेके जा सकते हैं. साइमल्टेनियसली धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिसत्ता भी डेवलप हुआ, जिसको ये माना जाते थे वो वाले ह्यूमन बीइंग्स जो एफर्ट्स कर रहे हैं और मतलब चीजें जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, गुड लाइफ राइटियस वे ऑफ लाइफ लीड कर रहे हैं, बट नॉट फॉर निबाना बट टू हेल्प अदर्स एंड टेल देम हाउ टू लीड द लाइफ. तो फिर इस टाइम पे हम देखेंगे द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा और बुद्धिसत्ता जो है वो धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. तो ये जो नया तरीका है थिंकिंग का इसको हम महायान बोलते हैं. महायान यानी ग्रेट व्हीकल. तो जो भी ये वाला टीचिंग ये वाली आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे उनको तो महायान के फॉलोअर्स बोलते थे और जो ओल्डर ट्रेडिशन वाले थे उनको हीनयान या लेसर व्हीकल बोलते थे. नाउ डू अंडरस्टैंड मेजर चेंज ये आया है कि पहले फोकस करते थे कि आपको सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा टू अचीव निबान, जैसे कि बुद्धा भी खुद ह्यूमन बीइंग थे, बाद में उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन की. पर धीरे धीरे ये हुआ कि बुद्धा है जो आपको सॉल्यूशन दिलाएंगे एंड देन बुद्धिसत्ता डेवलप हुआ. बुद्धिसत्ता को परसीव किया गया डीपली कंपैशनेट, ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं बट वो निबाना के लिए नहीं करते हैं और वो वर्ल्ड को छोड़ देते हैं बट वो दूसरों को हेल्प करने के लिए ऐसा करते हैं. इसीलिए इमेजेस ऑफ बुद्धा और बुद्धिसत्ता को अब वर्शिप किया जाने लगा. और ये नई आइडियोलॉजी को जो बिलीव करते थे उनको महायान बोलते थे और पुराने वाली आइडियोलॉजी को हीनयान. तो जो महायान जो है वो regarded other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of older tradition जो है वो अपने आप को थेरावादिन्स बोलते थे कि हम पुराना वाला जो बात है, जो रिस्पेक्टेड टीचर है, जो थेरा है मतलब बुद्धा, उनकी बातों को फॉलो करते हैं. तो ये दो आइडियोलॉजिकल चेंजेस दो ग्रुप्स में चेंज हो गया था बुद्धिज्म. अब as I was telling you that we will study about few more changes that were coming during this time period in terms of religion. तो इसमें हम देखेंगे कि जो पौराणिक हिंदुइज्म है ना उसमें भी कुछ चेंजेस आए थे. जो हम अभी बुद्धिज्म की हमने बात की थी सेवियर,
ठीक है। ये जो सेवियर वाला जो नोशन है, जो आइडिया है, ये सिर्फ बुद्धिज्म के लिए नया नहीं था। ऐसे आइडियाज तो हमें हिंदुइज्म में पहले भी मिलते हैं। जैसे विष्णु में जो बिलीव करते हैं, जो वैष्णविज्म होता है, या फिर जो शिवा में बिलीव करते हैं, शिव को मेन गॉड मानते हैं, इन लोगों ये लोग जो है, ये लोग भी तो एम्फेसिस करते हैं ऑन द वर्शिप ऑफ द चूजन डेटी, मतलब चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो। और एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन द भक्त एंड द गॉड, जो डिवोशन कर रहा है एंड द गॉड। और ये जो इनके बीच का बॉन्ड है, उसको बोला जाता है बॉन्ड ऑफ भक्ति, बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है। और ये तो हमें पता ही है कि सेवियर गॉड को माना जाता है इन हिंदुइज्म, तो ये आइडियोलॉजी नई नहीं थी बुद्धिज्म के लिए, मतलब बुद्धिज्म में थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज्म में यूनिक थी, नहीं थी। क्योंकि ऐसे में हम रिलेट करते हैं जनरली, या तो विष्णु या शिव की तरफ लोग ज्यादा डिवोटेड होते हैं, उनकी तरफ बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो होता है बॉन्ड ऑफ लव एंड डिवोशन। अगर हम वैष्णविज्म की अगर बात कर लें, जो फॉलोअर्स ऑफ विष्णु हैं, वो हमें पता है कैसे डेवलप हुआ था। ऐसे माना जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु है, उनके अवतार्स हुए थे, या इनकारनेशन सब जो बोलते हैं, 10 अवतार्स थे उनके। और इफ यू हैव सर्टेन आइडिया, जो बहुत सारे अवतार्स थे, अगर आपको पता हो, द मोस्ट फेमस वन आर लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, देन उसके बाद मत्स्य से रिलेटेड है, देन और नरसिम्हा से रिलेटेड है, ऐसे करके बहुत सारे और इनके अवतार हुए थे। और ऐसा माना जाता था कि ये अवतार तब लेते थे, या इनकारनेशन तब होता था इनका, जब वर्ल्ड को सेव करना होता था। जब हम, इफ यू ऑल नो सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस होल आइडियोलॉजी ऑफ इनकारनेशन, तो हम बोलते हैं जब धरती पे पाप ज्यादा बढ़ जाता है, या मतलब अच्छे लोगों के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तब भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये ऐसे करके सेवियर के फॉर्म में इनको देखा जाता है। एंड इट इज सेड दैट obviously to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of the evil forces. As I said कि बहुत ज्यादा जब evil पावरफुल हो जाते हैं और बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसलिए incarnation होता है गॉड का, टू सेव द अर्थ। और वो ह्यूमन फॉर्म में जनरली या किसी भी फॉर्म में हो जाता है। एज आई सेड, लॉर्ड राम और कृष्ण ह्यूमन फॉर्म में है, नरसिम्हा के फॉर्म में थे, मत्स्य के फॉर्म में थे, एंड देयर वर मेनी अदर अवतार्स। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो अवतार्स है, ये हर अवतार जो है अलग अलग पार्ट्स में ज्यादा फेमस है। तो हो सकता है कि जो वहां का लोकल डेटी होते थे, उनको विष्णु से एसोसिएट कर देते थे, और वो रिलीजियस ट्रेडिशन में उनको अवतार के फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया जाता था कि भाई इस एरिया के जो लोकल गॉड है वो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट कैसे बनाए, उनको वैष्णविज्म से या लॉर्ड विष्णु से एसोसिएट इस तरीके से कर दिया जाता थ्रू दीज अवतार्स एंड इनकारनेशन। और ये वाले बहुत सारे अपने पास इनके स्कल्पचर्स के एविडेंसेस भी है, सिर्फ विष्णु के नहीं, अपने को लॉर्ड शिवा के भी हैं। जैसे शिव जी को ज्यादातर सिंबलाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिंग, और उसके बाद ओकेजनली, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में भी उनको डिपिक्ट किया जाता है। वी नो, वी जनरली इफ यू गो टू टेम्पल्स यू विल सी शिवलिंग इज देयर, तो उसको उस फॉर्म में भी पूजा की जाती है, और ओकेजनली ह्यूमन फॉर्म में। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपने को एक कॉम्प्लेक्स आइडिया देती है, क्योंकि गॉड को अब उनके फॉर्म में और सिंबल्स के फॉर्म में भी पूजा जाता था। भाई अलग अलग गॉड के हेड ड्रेसेस कैसे होते हैं, ऑर्नामेंट्स कैसे होते हैं, उनके आयोधास मतलब वेपन्स कैसे होते हैं, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो वो हाथ में पकड़ते हैं, मतलब जैसे किसी के हाथ में कोई एक पर्टिकुलर वेपन होता है, उसको उससे एसोसिएट कर देते हैं कि जैसे कृष्ण जी के हाथ में चक्र होता है, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर गॉड के हाथ में कोई भी एक पर्टिकुलर जो वेपन या जैसे शुभ मानने वाली चीज होती है, उस टाइप से हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं, है ना। जैसे फॉर विष्णु, अगर जैसे कृष्ण का हमने बोला, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा का इन द फॉर्म ऑफ हैविंग दैट चक्र इन हैंड, वैसे कुछ गॉड के कोई तलवार, कुछ उस टाइप के अलग अलग चीजें होती है।
और उनका एक पोजीशन होता है कि ये भगवान इस टाइप से बैठते हैं या इस टाइप से ये वाले गॉड जो है ये ड्रेसअप करते हैं। So this is basically if we talk about की incarnation और अलग symbolization जो होती है God की वो चीजें। So यहाँ पे अपने को ये समझने की जरूरत है इन स्कल्पचर्स का क्या मतलब है। इनको फिर अगेन जैसे हमने पहले बुद्धिज्म में पढ़ा था एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं विद द एविडेंसेस दैट दे हैव, अगर लिटरेरी एविडेंसेस हैं तो इसी तरीके से स्टोरीज से इनको एसोसिएट किया गया है जो पुराणास में या जो भी टेक्स्ट ब्राह्मण्स द्वारा कंपोज की गई थी, क्योंकि ये बहुत सालों से सर्कुलेशन में थी, जो कंपोज होने के बाद मूव कर रही थी। इनमें बहुत सारी स्टोरीज थी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जनरली सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी गई थी ताकि इनको तेज से पढ़ा जा सके और सब लोग सुन सके थोड़े से। विथ लॉट ऑफ टाइम्स वी विल सी दैट these things were being as I said circulated, written, orally भी जा रहा था, और women और शूद्रास जो हैं वो भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि वैसे तो वो उनको वेदास पढ़ना और ये सब अलाउड नहीं था पर वो सुन तो सके, so that they gain important knowledge about the religion। तो जितना भी हम देखेंगे पुरानास में इन्वॉल्व है थ्रू इंटरेक्शन अमंग्स द पीपल, प्रीस्ट, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन। एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें ट्रैवल की गई, जो उनके बिलीव्स थे, लोग बातें कर रहे थे, हाँ ऐसे होता है, डिस्कस करते हैं, तो इसलिए अपने बहुत आइडियाज जो फैल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कृष्ण जो है, वासुदेव कृष्ण जो पहले मथुरा में इंपॉर्टेंट थे, पर जैसे जैसे उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, उनके अकम्प्लिशमेंट, उनके पावर, उनका टेलिंग दैट ही इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही वाज सच अ ग्रेट रूलर एंड ऑल गुड थिंग्स अबाउट इट, जब दूसरे एरिया पे स्प्रेड हुए तो ऑब्वियसली उनकी जो वर्शिप, जो लोग उनको मानते थे, वर्शिप करते थे, वो भी दूर दूर तक फैल गए। तो इस तरीके से आइडियोलॉजीज जो है स्प्रेड हुई थी इस टाइम पे पुरानिक हिंदुइज्म की। And now because we are talking about these things, let us also talk about few of the you can say जो architectural structure है, specifically temples के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। So when we talk about temples, as we have seen कि जैसे स्तूपास डेवलप हो रहे थे सांची के अराउंड, और अराउंड द टाइम जब स्तूपास जो है, जो चेंजेस आ रहे थे इन द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वाज मेड, जो temples of gods were obviously at that time were also being made। तो जो फर्स्ट टेम्पल थी ना जिसमें गॉड्स और गॉडेसेस की इमेजेस है, वो अर्ली टेम्पल्स बहुत सिर्फ स्मॉल स्क्वायर रूम जैसे होते थे जिनको गर्भागृह बोलते थे। गर्भागृह मतलब जहाँ पे गॉड रहते हैं, गॉड की प्लेस, उसमें सिर्फ एक सिंगल डोरवे होता था जहां से वर्शिपर एंटर करता था और इमेज की पूजा कर लेता था, ठीक है। यू कैन सी दिस इमेज लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग, और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है ये जनरली कैसा होता था, जस्ट एज आई सेड स्मॉल, यू कैन से स्क्वायर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वाज मेड, स्मॉल स्क्वायर रूम जिसमें गर्भगृह होता था, ये एक एंट्रेंस होता था, यहाँ से अंदर जाओ एंड देन स्मॉल सा आपकी यहाँ पे इमेज होती थी, गॉड का स्टैचू होता था, उसमें आप वर्शिप करके एंड देन कैन जस्ट गो एंड वर्शिप एंड कम बैक। तो ये तो इनिशियल था, ठीक है। जस्ट डू रिमेम्बर, आई थिंक इफ यू गो टू सम एंशिएंट टेंपल्स यू विल स्टिल फाइंड कि ठीक है उसके अराउंड बड़ा स्ट्रक्चर बन गया होगा, पर मेन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है जिसमें स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, स्मॉल स्क्वायर रूम, एक ही गेट पे होता है, अंदर इमेज होती है, आप जाओ पूजा करके देन यू कैन जस्ट गो, ओके। Now relating to this we will see कि धीरे धीरे ऑब्वियसली इसमें भी चेंजेस आएंगे, जैसे स्तूपास में आए थे वैसे यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। टॉल स्ट्रक्चर बनाने लग गए धीरे धीरे, जिनको हम बोलते हैं शिखर, ठीक है। शिखर भी नो टॉप जो होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स टॉल बनाने लग गए, जिनको शिखर बोला जाता था। ये जनरली इट वाज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन, यानी जो मेन जगह है उसके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बना है, जो मेन स्क्वायर रूम है उसके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बना दिया जाता था जिसको शिखर बोलते हैं। शिखर अपना होता है हेड सेंट्रल श्राइन के।
फिर जो टेम्पल वॉल्स है धीरे धीरे उनको भी डेकोरेट करने लग गए, और उनको डेकोरेट ऑब्वियसली स्कल्पचर से करते थे, और फिर धीरे धीरे और इलेबोरेट हो गया। अब उसको बहुत बड़ा बना दिया जाने लग गया। उसमें असेंबली हॉल्स होते थे, बहुत ज्यादा बड़ी वॉल्स होती थी, गेटवेज भी बड़े करने लग गए, कुछ अरेंजमेंट करने लग गए फॉर सप्लाइंग वाटर। We know there are various reasons behind it, to go and wash your hands and then other things related to जो भी beliefs होती थी। सो यानी स्मॉल स्क्वायर रूम से अब पहले इसको शिखर ऊपर बनाए, फिर इसके आसपास इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स स्कल्पचर्स जैसे बनाने लगे, बहुत बड़ी वॉल्स हो गई, बहुत बड़े हॉल्स हो गए, इसमें लोग आके ज्यादा बैठ सकते हैं, गेटवेज बड़े बड़े थे, अरेंजमेंट्स थी, सप्लाइंग वाटर एक्सेट्रा। एक जो यूनिक फीचर अगर हम बात करें अपने अर्ली टेम्पल्स, ओके, इफ वी टॉक अबाउट अर्ली टेम्पल्स एंड वी टॉक अबाउट वन ऑफ इट्स अर्ली फीचर्स, वी विल सी दैट many of them were hollowed out of huge rocks। मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक होते थे, सिंगल रॉक में से हॉलो करके उसके बीच में वो लोग क्या बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, जिनको आर्टिफिशियल केव्स जैसे बनाते थे। तो ये जो ट्रेडिशन है ना आर्टिफिशियल केव्स बनाने का, वो बहुत पुराना था। सो दैट मीन्स वैसे हम बोल रहे हैं कि टेम्पल में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, पर अर्ली टेम्पल का एक फीचर ये था कि वो लोग क्या करते थे, रॉक को कट करके देन उसके बाद उसमें टेम्पल बना देते थे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर था, और ये एक टाइप के टेम्पल्स होते थे जो हम देखेंगे बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था। सो इससे रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं। So some of the earliest of these were constructed in 3rd century BCE से बनाया हुआ है, अशोका के ऑर्डर पे, उन लोगों के लिए जिन्होंने रिनाउंस कर दिया था वो, because these people used to be on a move from one place to other, और बीच में से अगर ये जाते थे जहाँ कोई रहने की जगह नहीं है, तो इन लोगों के रहने के लिए और इनके लिए ऐसे करके रॉक में से कट बना के वहां पे आर्टिफिशियल केव्स काइंड ऑफ थिंग्स वर मेड। ये जो सेक्शन थे ना जो रिनाउंस कर देते थे वर्ल्ड और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फॉर मेडिटेशन एंड अदर पर्पसेस, इनको आजीवा सेक्ट्स बोलते, आजीविका सेक्ट्स बोलते थे। ठीक है, तो ये जो आजीविका सेक्ट्स है इनके लिए अशोका के ऑर्डर्स पे ऐसे रॉक कट और आर्टिफिशियल केव्स बने थे। ये ट्रेडिशन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में ही जैसा पहले था वैसा ही बहुत सेंचुरी बाद भी रहा, उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस आए अलग अलग स्टेजेस में, और लगभग 8th सेंचुरी के अराउंड ये धीरे धीरे आके ऐसा चेंज आ गया कि एक रॉक में से आप पूरा टेम्पल निकाल सकते, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल है लॉर्ड शिवा का। ऐसे बहुत सारे अपने इंडिया में रॉक कट टेम्पल्स हैं, and these basically developed these during this time periods। अपने पास अलोरा केव्स है, अपने पास एलिफेंटा केव्स है, अपने पास और बहुत सारे हिमाचल में एंड उत्तराखंड these टाइप एरियाज में अपने बहुत सारे ये रॉक कट ऐसे केव्स है। इन अ बुक एग्जांपल इज गिवन कैलाशनाथ which is obviously for Lord Shiva, but as I said ki Elephanta caves, then we have this Alora caves, Kanhari caves and many other। okay, अब इसके बाद let us study few more important things। एक copper plate inscription record हुई है। A copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Alora। मतलब अलोरा में जिसने बनाया था, जो चीफ स्कल्पटर था, वो खुद ही अपने क्रिएशन को, अपना जो उसे स्कल्पचर मेन हेड था वो जिस टाइप से बना है उसको वो देख के खुद ही बहुत सरप्राइज था। He said, "Oh, how did I make it?" That means such a beautiful temple out of, or such a kind of beautiful cave out of the rock। So ऐसे अपने पास as I said बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में है, और अपने पास और ऐसे बारबर बिहार में भी केव की एंट्रेंस है। There are many such evidences which tells us कि टेम्पल्स में ये रॉक कट टेम्पल्स भी एक टाइप के टेम्पल्स है। वैसे हमने देख लिया था कि स्क्वायर वाले बनते थे, उसके ऊपर वैसे बन जाता था, ठीक है, स्क्वायर बनने के बाद देन फाइनली अपना ये वाला जो पूरा का पूरा इसके ऊपर शिखर बनने लग गया। उसके बाद बड़े बड़े हॉल्स बनने लग गए, बड़े बड़े वॉल्स और सप्लाइंग वाटर के लिए बहुत बड़ा बन गया, ज्यादा लोग आ सकते हैं, और कुछ रॉक कट टेम्पल्स भी थे।
Okay, now we move on to the last topic of the chapter. Can we see everything? Okay, so when we talk about can we see everything, this is something that we need to think about. ठीक है, हमने देख लिया इस चैप्टर में कि कैसे स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, ब्रेक पेंटिंग्स हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं. हमें ये भी पता है बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई है, बहुत सारी रिमेन हो गई, बट जो बची है वो हमें एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देती है, अच्छी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट आर्टिस्ट की क्या सोच थी, स्कल्पचर्स की क्या सोच थी. ठीक है, और ऑटोमेटिकली वी डू ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू कन्वे. और ये हम कैसे पता करते हैं? ऑब्वियसली जो हमारे पास दूसरे एविडेंसेस हैं उससे. मतलब हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे. वी हैव सीन दैट मच ऑफ बीइंग द थिंग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड, उसमें से भी हम पता करने की कोशिश करते हैं. और जो है what remains have been preserved conveys also a sense of vision of artist. जो स्कल्पचर जिसने बनाया है उसका भी तो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस हिसाब से उसने बनाया है, और इतना मैग्निफिसेंट वर्क बनाया है, तो उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं. सो ऑटोमेटिकली हम सीधा क्या उसको देखते ही चीजों को समझ जाते हैं, या जो हम समझते हैं वो टोटली सही होता है? यस और नो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा है कि कैसे वो जो बाहर से सपोज अपने जो कुछ लोग आते हैं जिनको चीजों के जैसे ये अपने हिस्टोरियन आए थे जेम्स फर्ग्यूसन, तो इनको कुछ चीजों से रिलेटेड जब पहले आइडिया नहीं थी तो इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन ली है. यूरोपियंस या अगर इंडियंस भी उनको चीजों का अगर बेसिक नहीं पता तो ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगा. तो हम कैसे ये चीज पता करते हैं ये देख लेते हैं कि कैसे कोई ऐसी इमेज जो 2000 इयर्स पहले बनाए उसका मतलब क्या, हम कैसे उसके बारे में पता करें इतने पहले, अराउंड मोर देन 2000 इयर्स बैक अगर बनी हुई. ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर. अब इसका क्या मतलब है? जो चीज हमारे अनफेमिलियर है उससे हम कैसे डील करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं? तो इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल कि 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन स्कॉलर्स सबसे पहले आए थे, इंडिया के गॉड्स और गॉडेसेस को देख के दे डिड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या है, व्हाट आर दीज. समटाइम्स तो वो डर भी जाते थे ऐसे स्ट्रक्चर्स देख के. क्यों डर जाते थे क्लास? बिकॉज वो सोचते थे इंडियन के जो गॉड्स है उसमें दिखाते थे उनके मल्टीपल हेड्स हैं, मल्टीपल आर्म्स हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन है. सो दे वर इनिशियली स्केयर्ड, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है. तो इसीलिए उसके बाद जो अर्ली स्कॉलर्स है वो कोशिश करते थे कि वो कुछ पता करें स्ट्रेंज इमेजेस के बारे में. तो तब हमने पहले भी पढ़ा था इन फर्स्ट चैप्टर कि हम क्या करते हैं, नोन से अननोन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट वर दीज पीपल ट्राइंग? दे वर आल्सो ट्राइंग कि हम इनमें से कुछ फेमिलियर ढूंढते हैं. फेमिलियर कैसा ढूंढते हैं? कुछ फेमिलियरिटी ढूंढते हैं. बिटवीन व्हाट? हम फेमिलियरिटी ढूंढते हैं बिटवीन जो हमारा एंशियंट ग्रीस का जो कल्चर है, या जो हमारा एंशियंट ग्रीक से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे हम इसको एसोसिएट करते हैं. तो अर्लियर इंडियन स्कल्पचर्स को वो मानते थे कि ग्रीक आर्टिस्ट से इंफीरियर है इंडिया का जो स्कल्पचर्स है. बट जब उन्होंने बुद्धा और बुद्धिसत्ता से रिलेटेड इमेजेस मिली ना उनको, जो कुछ कुछ ग्रीक मॉडल्स पे बनी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा वेस्टर्न साइड की तरफ बनी हुई थी तो थोड़ा ग्रीक इन्फ्लुएंस आ गया था. तो जब उन्होंने ये देखा, बहुत एक्साइटेड थे जब उन्होंने ऐसी इमेजेस डिस्कवर की जिसमें बुद्धा और बुद्धिसत्ता से रिलेटेड ग्रीक मॉडल्स पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्कल्पचर्स. सो एज आई सेड कि ज्यादातर वो नॉर्थ वेस्ट की साइड फाइंड होते थे इन लोगों को, तक्षशिला और पेशावर की साइड, जहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स आ गए थे 2nd सेंचुरी के अराउंड. उन्होंने किंगडम्स एस्टैब्लिश कर ली थी, तो उनके इमेजेस और स्कल्पचर्स में थोड़ा थोड़ा ग्रीक के आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन आता था, थोड़ा थोड़ा ग्रीक स्टैच्यूज जैसे बने हुए थे उस टाइम का होता था. तो इसीलिए ये उनको फेमिलियर लगता था, तो ये बोलते थे ये बेस्ट एग्जांपल्स है इंडियन आर्ट की. बट ऑब्वियसली धीरे धीरे स्कॉलर्स, इनिशियली तो उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, डिवाइसिंग यार्डस्टिक डिराइव फ्रॉम फेमिलियर टू मेक सेंस ऑफ अनफेमिलियर. यानी जो वो जानते हैं
जिनके बारे में उनको आइडिया है, फेमिलियर है, उससे अनफेमिलियर की तरफ मूव करना। कि ग्रीक से वो लोग इंडिया, मतलब इंडिया का उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और जहाँ ग्रीक से सिमिलैरिटी मिल रही थी उसको वो अच्छा मान रहे थे, और बाकी को इतना क्वालिटी में या इन टर्म्स ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर उतना अच्छा नहीं मान रहे थे कंपेयर कर। सो ये प्रॉब्लम आ गई थी जब वो लोग उसको फेमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ जा रहे थे और कंपेयर कर रहे थे। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या ये चीज हम कैसे बोलेंगे कि सॉल्व हो सकती है। एक और जो प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड, इससे इसके जैसे, वो है कि हमने आर्ट हिस्टोरियंस को देखा है कि वो टेक्स्ट के ट्रेडिशंस को यूज करते हैं स्कल्पचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमने देखा पूरे बुद्धिज्म में कैसे वो जातका स्टोरीज और कैसे बाकी रिटर्न जो भी सुतकास वगैरह है उनसे कोशिश करते हैं क्या करने की, ये पता करने की कि लिखा क्या हुआ है, या ये जो स्कल्पचर में बनाया हुआ है इसका क्या मतलब है, सुत्त पिटिका वगैरह और जो भी लिटरेचरी पार्ट था जैसे जातकास वगैरह। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी एक तरीके से हम स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि इससे अपनी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कम से कम जो ग्रीक स्टैचू से कंपेयर कर रहे हैं उससे तो फार बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वी आर टॉकिंग इन रिलेशन, कुछ रिलेटेड है ये। ओके, एंड ग्रीक स्टैचूज तो टोटली अनरिलेटेड थे, बट ये बहुत इजी नहीं होता है। बहुत बार ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाबलीपुरम की बात करें तो एक ह्यूज रॉक सरफेस है महाबलीपुरम में, उससे रिलेटेड हम देखेंगे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। एक टाइप का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। आर्ट हिस्टोरियंस ने देखा है कि पुरानास में भी अलग अलग ओपिनियंस है इससे रिलेटेड। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से रिवर गंगा जो है वो हेवन से निकल के आई थी, और इसीलिए यहाँ पे ये नेचुरल क्लिफ बन गया थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस। इसीलिए ये जो पूरा ये जो रॉक है ये इसको डिपिक्ट करता है। वेयर एज अगर हम देखें कि जो ये तो एपिक पुरानास वगैरह में ऐसे नरेट की है, अगर महाभारत में हम देखें तो ऐसे दिखाया हुआ है कि ये जगह वो है जहां पे अर्जुन आए थे पेनेंस करने रिवर बैंक के अराउंड, और वो इसीलिए पूजा कर रहे थे ताकि उनको पावरफुल वेपन्स वगैरह मिल जाए। और इफ यू हैव अ चांस टू विजिट दैट यू विल सी कि एक उसके अराउंड एक और एरिया जहाँ पे दे विल टेल द इफ यू गो टू if you want to study more or as guide there will tell you कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे जो भीम है उन्होंने खाना बनाया था, इसीलिए ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई थी बिटवीन ह्यूज रॉक्स। सो ऐसे करके अलग अलग एविडेंसेस है। तो ये क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये प्रॉब्लम ये है कि बुक से भी या टेक्स्ट से भी हम देखते हैं तो एक ही जगह के रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस बता देते हैं, तो फिर उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन व्हिच ही कंसीडर मोर इम्पोर्टेंट। जैसे ये महाबलीपुरम वाला है, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं यहाँ से रिवर गंगा निकली थी हेवन से, और फिर इसीलिए ये रॉक सरफेस से निकली थी, इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। वेयरएज ये पुरानास और एपिक्स में भी ऐसे ही बोला हुआ है, जबकि महाभारत में अगर हम देखें तो ऐसे है कि अर्जुन इधर तपस्या मेडिटेशन वगैरह करने आए थे, और बेसिकली टू एक्वायर आर्म्स पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसेटिक की जो फिगर है उस पर पूजा करके उन्होंने आर्म्स की मांगी थी, और पास के एक स्ट्रक्चर में जो बीम है ही वाज प्रिपेयरिंग फूड एंड दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, बहुत प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, बहुत कस्टम्स है जो जिसके बारे में हो सकता है जो परमानेंटली रिकॉर्डेड भी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तो हम कुछ मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ ऐसे हो सकता है डेली प्रैक्टिसेस है जो मेंशन ही ना की गई हो, कहीं बनाई नहीं गई हो, क्योंकि जनरली जो स्पेशल ओकेजन वाली चीजें होती है उनको लिखा जाता है। बहुत सारी कम्युनिटीज और बहुत सारे लोग जो हैं उन उनको लगा नहीं होगा कि इतने रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत है इतने, ताकि भाई रिकॉर्ड या प्रिजर्व करने के लिए। तो हो सकता है बहुत और वाइब्रेंट ट्रेडिशन हो, रिलीजियस एक्टिविटीज हो जिनके बारे में हमें नहीं पता हो।
सो हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है, जो अपनी नॉलेज है, उसको हम बोल सकते हैं बहुत कम परसेंटेज हमने पढ़ा है, एज दे आर सेइंग दैट ओनली दिस इज अ काइंड ऑफ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, जो हमें पता है। ओके, सो दिस इज, दो वी हैव स्टडीड द होल चैप्टर, बट स्टिल वी नीड टू नो कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें पता नहीं होगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो, मटीरियलिस्टिक हो, लिटरेरी सोर्सेज हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए हो, डेली लाइफ वाले हो, स्पेशल ओकेजन वाले ना हो, तो लोगों ने मेंशन नहीं किए हैं उससे रिलेटेड, और कुछ लोगों ने किए ही नहीं होंगे, कुछ सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, कुछ अभी हमें पता नहीं होंगे, ऑल दी सॉर्ट्स। ओके, so with this we wind off the chapter. We'll just have a quick look at the timeline जहाँ पे major religious development हुई थी around century 1500 to 1000 BCE में। early Vedic traditions develop हुए थे 1000 से 500 BCE तक, later Vedic tradition, then उसके बाद 6th century BCE के around ही early Upanishad, Jainism और Buddhism। थर्ड सेंचुरीज में फर्स्ट स्तूपास बने थे। सेकेंड सेंचुरी में हमारा महायान बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म और कुछ गॉडेस कल्ट डेवलप हुए थे। एंड थर्ड सेंचुरी सीई से अर्लीस्ट टेम्पल्स के एविडेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो अर्ली वैदिक हम देखेंगे 1500 to 1000, 1000 से 500 वैदिक ट्रेडिशन आ गए। 6th सेंचुरी बीसी से हमारे पास अर्ली उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म है। थर्ड सेंचुरी से फर्स्ट स्तूपास बनने लग गए। सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से महायान बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, वैष्णविज्म, शैविज्म और गॉडेस कल्ट। एंड थर्ड सेंचुरी सीई में अर्लीस्ट टेम्पल्स के एविडेंसेस। तो कुछ कोइंसिडेंट मतलब सेम ओवरलैप कर रहे हैं, बट सेम बहुत सारे ट्रेडिशन को एग्जिस्ट कर रहे थे इस टाइम। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें लैंडमार्क जो डिस्कवरीज हुई थी, मेनली प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर से रिलेटेड। तो 1814 में हमारा इंडियन म्यूजियम कैलकाटा का फाउंड हुआ था। 34 में पब्लिकेशन हुआ था आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज बाय राम राजा। और उसके बाद कनिंगम ने स्तूपा और सारनाथ को एक्सप्लोर किया था। 35 to 40 में जेम्स फेगरसन ने सर्वे किया था आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो गलत इंटरप्रिटेशन हो गई थी, इनको आइडिया नहीं था इसलिए। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने बिल्सा टोप्स पब्लिश की थी सांची के ऊपर अर्लीस्ट वर्क्स है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा जो है उन्होंने बोध गया पब्लिश किया था हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि। और साक्य हमें पता है लॉर्ड बुद्धा उस क्लैन के थे इसलिए, और मुनि थे इसलिए हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि, उनके ऊपर उन्होंने ये पब्लिश किया है। एच कोल ने 1880 में अपॉइंट किया क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। और फाइनली अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को राइट मिला था टू एक्वायर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंसिडेंट्स। इसके बाद हमारे पास और भी है इससे रिलेटेड। 1914 में हम देखेंगे जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फॉशर ने पब्लिश की थी द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। 1923 में जॉन मार्शल ने पब्लिश की थी कंजर्वेशन मैनुअल। 1955 में प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फाउंडेशन की थी नेशनल म्यूजियम की। एंड फाइनली 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारी टाइमलाइन है, कैसे कैसे इंडियन म्यूजियम 1814 में, देन कुछ रिटर्न वर्क पब्लिश हुए आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज 34 में, 35-42 में आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे सर्वे किए जेम्स फर्गसन ने। गवर्नमेंट म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ 51 में। 54 में बिल्सा टोप्स पब्लिश हुआ कनिंगम का। 78 में जो राजेंद्र लाला है उन्होंने बोध गया का हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि पब्लिश किया बुद्धा के ऊपर। 1880 में एच कोल ने क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट अपॉइंट किया। देन उसके बाद ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास हुआ, जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर कर सके। फिर 20th सेंचुरी में ये जितना भी था अपना 19th सेंचुरी में था डेवलपमेंट। 20 में 1914 में जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फॉशर ने मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पब्लिश किया। और 1923 में जॉन मार्शल ने
कंजर्वेशन मैनुअल पब्लिश किया 55 में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन डाला न्यू दिल्ली में, एंड देन 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। So with this we complete the chapter. We have seen various aspects of this chapter कि कैसे culture development हुई थी। हमने इसमें archaeological part के बारे में पढ़ा इन टर्म्स ऑफ स्कल्पचर, और जो टेम्पल्स वगैरह डिस्कवर हुए थे, और टाइमलाइन भी देख लिया हमने, प्रॉब्लम्स देख ली थी, हमें कैसे चीजों को समझना चाहिए, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे, टेक्स्ट के बेसिस पे, पर ये भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। So we have basically completed the main cultural development during this time period. So if you have any problem relating to this chapter, come back with your problems, and I suppose everything is clear and we have completed the chapter nicely. If you have any doubt, come back with your problems to give this chapter a reading, and we'll discuss and solve the problems. So now meet you all in the next class, and we'll be starting with the next chapter in our next class. So meet you all in the next class.